आज इंटरव्यू होने वाला है गणेश शंकर मिश्रा सर, रिटायर्ड आईएएस और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानी है, बहुत सारे जो सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो मैं आपका इंट्रो दिया हूँ बाहर में कि बुलडोजर प्रशासक। जी। बुलडोजर का ट्रेंड तो मुझे लगता है कि अभी चल रहा है। जी। लेकिन आप ये चीजें को 20-25 साल पहले करके यहाँ हैं। जी। ये बुलडोजर वाली कहानी का शुरुआत यही से करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, एक ऐसा सर्विस है, मैं नहीं सोचता कि इससे ज्यादा कहीं पर आपको काम करने का मौका मिलता है, इससे ज्यादा कहीं आपको सेवा का मौका मिलता है, और तीसरी बात, जैसा आप चाहें वैसा काम कर सकते हैं। गणेश शंकर मिश्रा एक छोटा सा गांव का एक लड़का और अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आईएएस बने, उसके बाद कलेक्टर वगैरह जिम्मेदारी संभाली, बहुत सारे विभाग के सेक्रेटरी भी रहे। गणेश शंकर मिश्रा एक गांव के लड़के से शुरुआत करते हैं। सर, कुछ सवालों के जवाब मुझे बहुत एक शब्दों में चाहिए रहेंगे, जैसे कि एक शब्द में अगर बस्तर को कहें, क्या कहेंगे? संभावनाओं से भरपूर, सीधे साधे लोगों का क्षेत्र बस्तर। सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट? एक आखिरी सवाल बीजेपी नेता गणेश शंकर मिश्रा से। चुनाव लड़ने वाले थे 23 में, आवेदन निवेदन आपने किया था कि इतना अच्छे से बातचीत इससे पहले कभी किए थे, इतने खुल के? पहली बार ऑन कैमरा पहली बार करा था मैं। यशवंत साहू ये अलग प्रकार के पत्रकार है, और मैं तो हमेशा पत्रकार प्रेमी रहे हैं। तो गुरु नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज इंटरव्यू किसका आप देखने वाले हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये राज्य नीति आयोग है, नीति भवन के नाम से जिसे जानते हैं, और ठीक सामने में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है, जहां आकर इंटरव्यू देने का सपना हर एस्पिरेंट को रहता है जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं। बड़ा सामने है, मस्त, मुझे लगा कि बता देता हूं आप लोगों को। तो मैं आज संडे के दिन क्यों आया? संडे का दिन है, पूरा खाली थी, पूरा परिसर खाली है। संडे के दिन इसलिए आया हूं क्योंकि आज इंटरव्यू होने वाला है गणेश शंकर मिश्रा सर, रिटायर्ड आईएएस और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानी है, बहुत सारे जो सीख सकते हैं एक दूसरे से, मतलब उनसे सीखने के लिए बहुत सारी वो बातें हैं। मुझे लगता है कि जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो, चाहे वो पीएससी वाले हो, चाहे और भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का इंटरव्यू बहुत काम आने वाला है। कि आप नौकरी में होते हो, सिविल सर्विस की नौकरी में, तब आपके जीवन में चैलेंजिंग किस तरह होती है, आपका जीवन कैसे होता है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बुलडोजर प्रशासक के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई बड़ा जिला नहीं होगा जहां इन्होंने कलेक्टरी नहीं की हो। जब सरकार को लगता था कि ये काम काफ़ी चैलेंजिंग काम है, इस काम के लिए एक ही आदमी है जो कर सकते हैं, उनका नाम गणेश शंकर मिश्रा। ऐसे कई सारे मौके आए जब मुख्यमंत्रियों ने उन्हें स्पेशल टास्क के साथ में भेजा। ऐसे सारे बड़े डिपार्टमेंट के कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी रहे, जिनकी जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने बखूबी निभाया। और 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त चर्चा थी कि धरसीवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? टिकट क्यों नहीं मिली? जिंदगी उनकी कैसी रही? सिविल सर्विस के दौरान कैसी रही? भाजपा में शामिल होने के बाद जीवन कैसा रहा? अमित शाह जी ने कहा था, पंडित जेपी नड्डा साहब ने कहा था जब पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, कि इनकी जो भूमिका है, इनकी भूमिका का फायदा पार्टी को मिलने वाला है। तो शायद नीति आयोग जैसे कुर्सी पर उन्हें बिठाया गया है, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर। शानदार पोजीशन है, शानदार जगह है। अमूमन लोग ऐसे आयोग में जब बैठते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि बढ़िया आराम से रहना, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 7-7 घंटा काम करते हैं, संडे के दिन भी काम करते हैं। तो चलिए मिलाते हैं उस अफसर से। तो चलिए आज उनसे मिलाने वाला हूँ। जब मैं स्कूल में था और स्कूल के वक्त कोई कलेक्टर साहब आए थे, तब मुझे पहली बार पता चला था कि कलेक्टर क्या होते हैं। और वो कलेक्टर कौन है? गणेश शंकर मिश्रा सर, जिनके साथ आज मैं बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जिनको मैंने बचपन में पहली बार किसी कलेक्टर को देखा, तो वो कलेक्टर यही थे। राजनांदगांव कलेक्टर थे सर, 2003-04। हाँ, दिसंबर 2003 से 2005 जून 16 जून तक मैं कलेक्टर राजनांदगांव रहा। जी। और मैं आपका इंट्रो दिया हूँ बाहर में कि बुलडोजर प्रशासक। जी। बुलडोजर का ट्रेंड तो मुझे लगता है कि अभी चल रहा है। जी। लेकिन आप ये चीजें को 20-25 साल पहले करके यहाँ हैं। जी। ये बुलडोजर वाली कहानी का शुरुआत यही से करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी।
देखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा था कि बुलडोजर, आपने ऐसा कौन सा बुलडोजर चलाया था, वो कहाँ चलाया था, और इसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में हुई, और बुलडोजर प्रशासक के रूप में आपको लोग जानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज पूरे देश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के। देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, बाकी किसी मुख्यमंत्री जाने ना जाने उनको जानते हैं जी। तो और उनको लोग बुलडोजर मुख्यमंत्री भी कहते हैं, बुलडोजर बाबा भी बोलते हैं। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बुलडोजर, क्या इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुलडोजर चलाया या मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाया जी, तो वहां पे जाकर के उसके ड्राइविंग सीट पे बैठ गए जी। बुलडोजर एक प्रतीक है। बुलडोजर किस चीज का प्रतीक है? आज लोगों में लगातार, जब 47 में देश आजाद हुआ था उसकी तुलना में आज सोशल मीडिया का भी दौर है और लोगों में जागरूकता भी बहुत ज्यादा हो चुकी है जी। और इन दोनों ही स्थितियों में जब भी ऐसा कुछ होता है कि अब हम सभी लोग देखते हैं कि नियम का, कानून का, व्यवस्था का मखौल उड़ता है, तो हर आदमी के मन में कहीं न कहीं एक टीस पैदा होती है और उस टीस के तहत बुलडोजर किसी को प्रशासक कहना या बुलडोजर बाबा बोलना, वो एक अभिव्यक्ति है उसकी भावनाओं की। जब व्यक्ति सोचता है कि नियमों का और व्यवस्था का कड़ाई के साथ पालन हो रहा है, तो ये एक उपाधि है। मैं कहना चाहूँगा कि किसी को बुलडोजर प्रशासक कहना, तो बुलडोजर प्रशासक के रूप में मुझे यदि, देखिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी नियम को बना देना, एक विधानसभा में पारित कर देना, रूल बनाना, ये तो आसान होता है, लेकिन जब उसका पालन करने की बात होती है तो नियम कानून किताबों में रह जाता है, उसको पालन करने का लोग उतना करेज नहीं दिखा पाते। जबकि आम आदमी ये अपेक्षा करता है कि जब नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, तो उसी शिद्दत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ उसका पालन भी होना चाहिए। वो कोई किताब की शोभा नहीं है। और उसके तहत हमने जो है, जहां पर सख्ती से नियम का पालन करना शुरू किया, तो वहां पे अब ये एक छोटा सा उदाहरण एंक्रोचमेंट का है। बुलडोजर का उदाहरण दिया जाता है एंक्रोचमेंट में। तो एंक्रोचमेंट यदि कोई जबरदस्ती कहीं पर इस प्रकार का निर्माण किया हुआ है, तो उसका सख्ती से साथ निपटाना, उसके निराकरण करना, उसको हटाना, तो वहां पे हमें बलात् कार्रवाई भी करनी पड़ती है, जो नियमों की परिधि में, उसके सीमा के भीतर होती है जी। तो इसलिए जो है इस प्रकार की बातें समय समय पर उठते रहती है। बिल्कुल। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। गणेश शंकर मिश्रा, एक छोटा सा गांव का एक लड़का, और अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष, IAS बने, उसके बाद कलेक्टर वगैरह जिम्मेदारी संभाली, बहुत सारे विभाग के सेक्रेटरी भी रहे। गणेश शंकर मिश्रा एक गांव के लड़के से शुरुआत करते हैं। वो कहानी क्या है? मुरा गांव, ये पास में ना सर गांव रायपुर से? मुरा रायपुर से कई 35-36 किलोमीटर दूर में गांव है जी। और वहाँ एक साधारण सा परिवार जी, पंडित लखनलाल मिश्र मेरे पिताजी थे, जिसे हम लोग बाबूजी के नाम से संबोधन करते थे जी। और यद्यपि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी उन्हें शासन ने, उनके मरणोपरांत उनका रिकॉर्ड में नाम आया जी। तो साधारण मैं ये कहूँगा कि हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई VIP तो होता नहीं हमारी व्यवस्था में, और वो भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि नींव के पत्थर रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी हर किसी की ये किस्मत नहीं होती कि पंडित नेहरू या महात्मा गांधी जैसे ख्याति किसी को मिले, जिन्हें प्रदेश जाने, जिन्हें पूरे प्रदेश जाने। ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और जिन्हें प्रदेश की बात छोड़ दीजिए आप, शायद जिला में भी उस ढंग से मान्यता न मिले। कैसे हो? और ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। क्या आप ये सोचते हैं कि कोई एक नेहरू ने ही देश को आज़ादी दिलाई है? अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनके अवदान को, जिनके योगदान को देश के लोगों ने भुला दिया, या जिसे हम कह सकते हैं अनसंग हीरो रहे, जिन्होंने अपने परिवार के उजालों को दांव पर लगाया जी,
लेकिन उसके प्रतिफल के रूप में उन्होंने ना कुछ चाहा ना कुछ मिला। ऐसे ही मेरे पिताजी भी थे। क्या कहानी थी सर बाबूजी की, अगर जानना चाहे आज की युवा पीढ़ी अगर जाने लखनलाल मिश्रा जी कौन थे, मेरे पिताजी और आपका दर्द जो मैं महसूस कर पाया कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो काफी वक्त बाद मिला, वो क्या था? हाँ, मैं अपने पिताजी के बारे में ही नहीं कहूँगा, मैं क्यों पर्सनलाइज हो गया हूँ जी। लेकिन मैंने तो हजारों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कर रहा हूँ जिनके मन में, उनके बच्चों के मन में ये पीड़ा है। वैसे ही पीड़ा मेरे मन में भी धधक रही है और उससे मैं परहेज नहीं करूँगा प्रकट करने में और यह स्वीकार करने में। जी। मेरे पिताजी दुर्ग जिले में ब्रिटिश कालीन पुलिस अफसर थे। कोतवाली के वो प्रभारी थे, दुर्ग कोतवाली के। और 15 दिसंबर 1945 को जब रामाराव कृष्णाराव पाटिल जो पहले जो आईसीएस अधिकारी थे, जो मेरे पिताजी बाबूजी के जो कलेक्टर भी रह चुके थे दुर्ग जिले में, बाद में वो रायपुर के भी कलेक्टर रहे, बैतूल में भी कलेक्टर रहे, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन में भाग लेने के लिए आईसीएस की नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। शुरू से उनके मन में राष्ट्रीय विचारधारा थी और वो नागपुर जा रहे थे। रास्ते में दुर्ग स्टेशन पड़ता है, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्लेटफार्म में उनका स्वागत किया जब ट्रेन रुकी। और उसी भीड़ में मेरे बाबूजी भी थे जो वहाँ पे थाना प्रभारी थे, और उन्होंने एक कांग्रेसी की सूत की माला लेकर के और रामाराव कृष्णाराव पाटिल को माल्यार्पण कर दिया और पुलिस की ड्रेस पे उन्हें सैल्यूट कर दिया और ये भी कहा कि सर मैं भी आपके पीछे भारत माता की सेवा के लिए आ रहा हूँ। दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में ये समाचार राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश हुआ था और कि एक थानेदार ने स्वागत किया, फ्रीडम फाइटर गार्लैंडेड बाई ए पुलिस ऑफिसर। अच्छा। शासन ने, ब्रिटिश शासन ने उसे शासन के प्रति विद्रोह के रूप में लिया। मेरे बाबूजी के पुलिस अधीक्षक थे एसपी, मुझे उन्होंने बताया था, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, प्रेमचंद सक्सेना। उस समय आईपी होता था, आईपी माने इंपीरियल पुलिस, आईपीएस नहीं था। आईपीएस नहीं होता था। आईएएस के स्थान पर आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, और आईपीएस के स्थान पर आईपी होता था, इंपीरियल पुलिस। इंपीरियल पुलिस। तो मेरे बाबूजी के को वो बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे और उनका नॉमिनेशन गया हुआ था प्रमोशन के लिए जी। उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आपका बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है, प्रमोशन ड्यू है आपका, नॉमिनेशन हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है और आप बस इतना हमें लिख करके दे दीजिए कि आपने भावावेश में आकर के एक बागी बोल सकते हो समझ के, बागी को या कांग्रेसी नेता को या स्वराजी को, रामाराव कृष्णाराव पाटिल है, उन्हें आपने गार्लैंड किया और उसके लिए आप बस एक बार खेद व्यक्त कर दीजिए, फिर कार्रवाई नहीं करूंगा, फिर मैं बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि मैं एक आप जैसे पुलिस अफसर को खोना नहीं चाहता जी। उनके एसपी के बहुत पसंदीदा पुलिस अधिकारी थे, उन्हें बहुत से इनाम भी मिला हुआ था बड़े बड़े गैंग पकड़ने में। दुर्ग, उसमें दुर्ग कोतवाली बहुत महत्वपूर्ण पुलिस का थाना माना जाता था। तो पिताजी ने कहा कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें मुझे भारत माता की सेवा करने के लिए यदि मैंने कोई कदम उठाया है और उसके लिए मुझे खेद व्यक्त करना पड़े, तो मैं ऐसी शासन की नौकरी नहीं करना चाहता। और उन्होंने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया, वर्दी छोड़ दी, वर्दी भी छोड़ दी, इस्तीफा भी सौंप दिया। लेकिन आईपीएस आईपी जो सक्सेना जी थे वो तो जानते थे, लेकिन शासन ने इसको बहुत ही अन्यथा लिया और 2 साल तक न तो बाबूजी की कहीं पोस्टिंग की गई और न ही उन्हें वेतन दिया गया। प्रताड़ित किया गया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और बहुत बाद में फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। तो 1948 में जब वही रामाराव कृष्णाराव पाटिल जब गवर्नमेंट बनी तो सीपीएन बरार में वो मिनिस्टर बने,
और सीपीएन बरार सर, मतलब ये नागपुर से हाँ, मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उस समय सीपीएन बरार था। ये पूरा नागपुर रीजन एक साथ होता था। और नागपुर यहाँ की राजधानी थी। नागपुर छत्तीसगढ़ एमपी हाँ, पूरा नागपुर छत्तीसगढ़। हम लोग सब उस समय सभी लोग नागपुर ही जाते थे। और उन्होंने फिर उस समय शासन की ऐसी पॉलिसी थी कि जो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी थी उन्हें शासन ने ऑफर दिया, तो बाबूजी को उन्होंने विजिलेंस ऑफिसर पोस्ट के लिए ऑफर दिया था कि आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको सम्मान वहाँ पे चाहते हैं, आपने त्याग किया है। तो पिताजी ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई अपने इसके लिए कोई कीमत या मोल नहीं लेना चाहता हूँ, और मेरा बड़ा परिवार है और मैं उस नौकरी में रह के अपने इतने बड़े परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। 5 भाई या 5 बहनों में मैं सबसे छोटा था जी। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा सभी गांव में ही हुई जी। और रायपुर में अपने मामा के घर रह के हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, और दीपावली की छुट्टियों में और समर वेकेशन में गांव चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त खर्च वहन हम लोग नहीं कर पाते थे पिताजी। और इस तरह से एक सामान्य परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। और मेरे पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात ही शासन ने, के भूषण जी थे जो सांसद भी रहे, उनके प्रयास से पंडित श्यामा चरण शुक्ल जी, अजीत जोगी जी, इनके प्रयास से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। काफी देरी बात सर। तो उन्होंने अपने जीवन काल में न तो अपने लिए, न अपने किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, न किसी के एडमिशन के लिए या किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली, न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर उन्होंने कोई लाभ उठाया। लेकिन उपाधि काफी देरी से मिली। उपाधि काफी देरी से मिली, तो ठीक है, वो तो उन्होंने तो ऐसा चाहा भी नहीं होगा जी। और इस बात को उन्होंने कहीं प्रचारित भी नहीं किया जी। जब उनका हम लोगों ने आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स जो है दुर्ग में उनके जानने वाले आए थे। मैं भी गया था उसमें। हाँ, आप भी गए थे। आप मुरा आए थे क्या? मुरा नहीं आया था सर। हाँ, वहाँ गया था मैं, दुर्ग में, दुर्ग वाले में। और उसके पहले 99 में मुरा में भी एक कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे श्यामाचरण जी शुक्ल आए थे। और उस समय बहुत लोग, उस समय फ्रीडम फाइटर जीवित थे, अब तो शायद बहुत कम लोग रह पाए हैं। और उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें उनके नाम पर बताई थी, जो एक किताब के रूप में मैंने संकलित करके प्रकाशित भी किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार कहानी सर जी। मुरा में सर एक चीज मुझे बताइए कि आईएएस का सफर कैसा रहा? मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे आईएएस की नौकरी करनी है? 1994 बैच के आईएएस है आप, इसकी कहानी क्या है? हम लोगों की पहली कक्षा में मुरा में ही हम लोग पढ़ाई किए। मैंने पढ़ाई किया सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में क्या, उस समय तो स्कूल का भवन भी नहीं होता था, एक मिट्टी की संरचना थी, वहां पर पढ़ाई लिखाई होती थी। तो 1 साल तक तो मैंने वहीं पे पढ़ाई किया। और उस समय जब भी स्कूल से आता था तो बाबूजी बाहर में बैठक में बैठे रहते थे, गांव वाले भी बैठे रहते थे, और वो बोलते थे कि दाऊ, मुझको घर में दाऊ बोलते हैं, और मेरा नाम गणेश शंकर मिश्रा है, तो बोले दाऊ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ऐसा हमेशा बोलते थे, दाऊ तुमको आना है फर्स्ट क्लास फर्स्ट जी। घर के सबसे छोटे बेटे थे। हाँ, मैं सबसे छोटा बेटा था। और ये सब उनका, बाबूजी का मेरे प्रति रहा होगा कि मेरा लड़का इतना मेधावी हो, सब कुछ हो। तो हर एक पुत्र के प्रति हर पिता की एक कामना रहती है, इच्छा होती है। तो कहीं न कहीं मेरे अवचेतन मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में ये बात रहा कि मुझे कुछ न कुछ लीक से हट करके और ऊंचाइयों में और शिखर तक पहुंचना है। कि पापा रोज बोलते हैं, बोले पिताजी हमेशा कहते थे जी, कि कहीं कहीं माने विशिष्ट पहचान मुझे बनाना है। लेकिन पढ़ाई के दौरान फिर रायपुर आया, रायपुर में रामदयाल तिवारी स्कूल में एडमिशन हुआ। हम लोगों की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पाती थी, बड़ा परिवार था। खेती किसानी में आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या स्थिति है ना। छत्तीसगढ़ ही की थे ना, आदमी न मरा न मोटावा है, किसान आदमी न मरा न मोटावा जी। तो उस समय तो, आज तो खैर समर्थन मूल्य मिलता है, उस समय समर्थन मूल्य का भी प्रावधान नहीं था, और असिंचित फसल होती थी, और यद्यपि बहुत बड़ी जमीन थी, सब कुछ था, लेकिन चैलेंजिंग होता था जी, और बड़ा परिवार था। तो उन कठिनाइयों को हम लोगों ने झेला।
मामा के यहाँ रह के पढ़े। बाद में बहुत दिन बाद बाबूजी मकान ले पाए, उसमें हम लोग शिफ्ट हुए। तो थ्रू आउट पढ़ाई लिखाई में कभी मैं टॉप तो किया नहीं, कभी नहीं किया। एवरेज रहे सर? एवरेज रहा, सेकंड डिवीजन रहा, हायर सेकंड डिवीजन रहे। 12वीं फर्स्ट क्लास उस समय सर 12वीं तो नहीं थी, उस समय 11वीं थी ना? हाँ, तो उस समय हम लोग सेकंड डिवीजन ही रहे। और बीएससी मुझको कंपार्टमेंट भी आया था जी। साइंस में, साइंस कॉलेज में था तो कंपार्टमेंट आया था। फिर मैंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और यूनिवर्सिटी में मैंने फिलोसफी में मुझको गोल्ड मेडल भी मिला था दुर्गा कॉलेज में। उसका ग्रोथ करते गए? ग्रोथ, हाँ, अब वो हर एक का होता है। तो मेरा बताने का पर्पस ये है कि साधारण स्टूडेंट ही रहा जी। पीएमटी में भी मैं बताया बीएससी कंपार्टमेंट था जी, तो पीएमटी में भी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं था जी। ये क्या होता है? चेंज कर दिए। पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट होता था उस समय जो डॉक्टर बनने के लिए जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब डी के हॉस्पिटल हुआ करता था, एक अनुभव की बात बता रहा हूं, तो वहां पे जो हम लोगों के बेच के हम उम्र लड़के थे वो व्हाइट एप्रॉन पहने हुए घूमते रहते थे, तो ऐसा लगता था कि वो उड़ रहे हैं। अच्छा। उनमें एक एरोगेंस दिखता था, एटीट्यूड दिखता था, एटीट्यूड दिखता था। डॉक्टर है हम लोग। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसमें होते नहीं थे जी। तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, बड़े से बड़े परिवार के व्यक्ति को भी डी के हॉस्पिटल के शरण में जाना पड़ता था। उसमें वही और उन डॉक्टरों की दया पे उनको रहमो करम पे रहना पड़ता था, वो मजबूरी थी। और सरकारी डॉक्टरों भरोसे रहना माने आप समझ सकते हैं किसी आदमी की पीड़ा को आप। तो हम लोगों को कई बार ऐसा मौका पड़ा, तो वो मैं आपसे अपना इमोशन शेयर कर रहा हूँ जी। लेकिन वो उसमें जो नए नए लड़के होते थे ना, जो डॉक्टर बन के एमबीबीएस करके और जो इंटर्न होते थे, हाउस जॉब करते थे जी, उनके चेहरे में एक अहंकार स्पष्ट झलकता था कि हम डॉक्टर। तो वो हमारे मन में हमेशा पीड़ा होती थी, फायर होता था। और वो स्वीकार करने का मौका हमको समझ में आता था कि हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी भगवान मैं ऐसा कुछ बनना चाहता हूं कि इनका मैं बॉस बन सकूं या इनसे भी ऊपर जा सकूं। ये बाल सुलभ मानसिकता होती है, हर बच्चे में होती है। किशोरावस्था था या नौजवान हो रहे थे, और एक पॉजिटिव आप में फायर होना भी चाहिए, वही आपको एम्बिशन आपको आगे ले जाता है। हर एक बच्चों में चाहूंगा ये होना चाहिए जी। आप यथास्थितिवादी बिल्कुल ना हो, मैंने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। और ये पीड़ा हमेशा रहती थी कि हम अपने पढ़ाई लिखाई में उस ढंग से टॉप नहीं कर पाए थे। एमए भी किया था तो उसमें भी मेरा 2% के लिए चूक गया था किसी कारण से। कभी कॉलेज में, स्कूलों में उस समय जो बड़े बड़े समाज के वीआईपी बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलती थी। उस पीड़ा को भी हम महसूस करते थे कि हमको वो पीड़ा प्राथमिकताएं नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं किसान का पुत्र था और फ्रीडम फाइटर तो कभी वीआईपी होता ही नहीं। हम लोग कोई पंडित नेहरू की तरह तो थे नहीं, हमारे पिताजी जो सब चीजें मिले। हाँ, तो ये सत्य है। तो खैर ये तो मैं रेफरेंस में बताया आपको, वो एक हमेशा रहता था। और उसके बाद फिर जब मौका मिला पीएससी में आए, तो पीएससी में फिर सीमित सुविधाओं के बीच भी हमने प्रयास किया। पहले अटेम्प्ट में मुझको क्लियर तो किया था, आपको मालूम होगा कैटेगरी 1, 2, 3 होता है पीएससी में जी। और तीनों में मैंने क्लियर किया रिटर्न, लेकिन पहले अटेम्प्ट में था उसमें इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ, एक्साइज सब इंस्पेक्टर में हुआ जी। और एक्साइज सब इंस्पेक्टर में 20 पोस्ट थे, उसमें मैंने नंबर 1 में था। ग्रेट। फिर एक बार में वो की स्थिति आई कि ज्वाइन करें कि ना करें। वो आपकी पहली नौकरी थी? वो पहली नौकरी थी। तो पिताजी ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, आप खुद तय करेंगे। लेकिन किसी ने मुझको ये बताया कि आपके पिताजी तो पुलिस इंस्पेक्टर थे और ब्रिटिश कालीन थे, वो शायद रिटायर होते तो उनके बेच वाले डीआईजी रिटायर हुए, क्या आप उसी स्थान से अपनी नौकरी शुरू करेंगे? एसपी वाला? तो पुलिस इंस्पेक्टर वाला, कैटेगरी 3 का एक्साइज सब इंस्पेक्टर समकक्ष था। समकक्ष। तो फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और वो सर्विस जब इंटरव्यू मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करने का आया मोतीगंज ग्वालियर में एक्साइज कमिश्नर ऑफिस, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया और 1 साल तक फिर से कोशिश की और फिर से मेरा रिटर्न में सिलेक्शन हुआ और फिर से जब रिजल्ट आया तो मेरा डिप्टी कलेक्टर सिलेक्शन हुआ।
ग्रेट सर। तो वो एक मेरा आज भी मैं सोचता हूँ तो मन सिहर जाता है। यदि मेरा सिलेक्शन डिप्टी कैडेट में नहीं हुआ रहता तो उस पश्चाताप से मैं कभी नहीं आजीवन उबर नहीं पाता। सर। लोग तो मुझे नौकरी ताने छोड़े, मारते एक्साइज की कि नौकरी छोड़ बड़ा दी। भारी तुम तोपचंद बन रहे थे और देखो कहीं नहीं रहे। एक्साइज की नौकरी छोड़ के फिर से तैयारी करने गए थे और मुझको ये आपने सब साबित कर दिया। मुझको ये फीलिंग था कि एक बार मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर लूंगा तो उस समय एक्साइज सब इंस्पेक्टर या थानेदार या रेंज ऑफिसर ये तीनों के लिए एक गाड़ी होती थी बुलेट। भी जलवा वाला। तो यह सभी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का इरिगेशन का जो दंदन करते हुए चलते थे माहौल, और ऐसा लगता था कि यार इनसे बढ़ करके कोई आदमी तो हो ही नहीं सकता। भौतिक सुख सुविधाओं से सारे युक्त जी, और एक पावर का सिंबल होता था, पावर का, संपन्नता का, वैभव का जी। तो मैंने एक बार यदि वहां ज्वाइन कर लिया होता तो शायद कहीं खो जाता। हाँ। और तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन वो सब नहीं किया, भगवान ने सद्बुद्धि दी। आज मैं सोचता हूँ वो डिसीजन मेरा सही था और डिप्टी कैडेट बन पाया। और उस डिप्टी कैडेट बनने के बाद मैं एक्साइज डिपार्टमेंट जहाँ सब इंस्पेक्टर होके एडिशनल डीईओ या डीओ पहुंच जाता, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर हो जाता। बहुत ज्यादा ईश्वर ने मुझको एक्साइज कमिश्नर और सेक्रेटरी बनाया। वाकई में पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं होता मान लो तो डॉक्टर बन जाता। मैं हेल्थ सेक्रेटरी बना। सबके बॉस। तो मेरा मैं ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर हुए मुझको 9 साल हो गए हैं, इसलिए इन बातों को आपके साथ मैं शेयर करके एंजॉय कर सकता हूँ। मैं आई कैन अफोर्ड। लेकिन आपके पास अगर मौका है तो ये वास्तविकता है और ये बात मैं शायद आज तक किसी को बताया नहीं हूँ, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सर आपने देखो नौकरी छोड़ी, इसका मतलब ये नहीं था कि नौकरी छोड़ दी, आपने जिद के साथ उससे अच्छी नौकरी पाई और अच्छी पोजीशन के साथ आज बैठे। अच्छी पोजीशन में रहा और मेरा अच्छी पोजीशन भी थी डीपीसी में और उसमें सिलेक्शन में। और उसके बाद फिर मैं लगातार अपने से सीनियर लोगों को भी सुपरसीड करते रहा और 19 साल 20 साल की सर्विस जो रही, आईएएस प्रमोशन जब हुआ तो मेरे सारे सीआर आउटस्टैंडिंग थे जी। तो आउटस्टैंडिंग इसलिए थे कि ये जब मन में पीड़ा थी, कसक थी, वो अच्छे काम मैं जहां पहुंचना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में नहीं पहुंच पाया। हम लोग सेकंड क्लास बुक से पढ़े, जितनी कॉपियां होती थी 8 कॉपी लाना है तो हम 3 या 4 कॉपी ले पाते थे। श्रीराम स्टोर से सत्ती बाजार का, आप यदि रायपुर की ज्योग्राफी से परिचित हैं तो सत्ती बाजार में श्रीराम बुक स्टोर हुआ करता था। धनीराम वर्मा स्वामी आत्मानंद जी के पिताजी वो चलाते थे उसको। और वहां पे पुरानी किताबें, नई किताब पढ़ने के बाद वो सेल ले लेते थे और उसको फिर सेकंड हैंड सेल करते थे, श्रीराम बुक स्टोर। तो हमने जो है सारी पढ़ाइयाँ अपनी जो की हैं स्कूल की और कॉलेज की, वो सेकंड हैंड बुक से ही किया है। ग्रेट सर। कभी हमको, अब तो बच्चों को देखते हैं नई नई बुक लाते हैं, चीज हर साल चाहिए, नई बुक साथ कॉपी भी लाते हैं और कॉपी में फिर वो बढ़िया पेपर कवर पेपर भी सब कवर लगाते हैं जी। तो इस सुख से हम लोग वंचित रहे। तो वो और शायद इसीलिए टॉप कभी नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों के मन में एक कंपल्सन होता था जी। दिवाली की छुट्टी पढ़ना शुरू किए हैं, फिर 1 माह के लिए फिर ब्रेक हो जाता तो गांव चले जाते थे जी। गर्मी की छुट्टी फिर 2 माह के लिए गांव चले जाते थे। 2 या 3 कमरे का मकान था तो कोई भी, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई आदमी आ गया तो काफी किताब उठा के अंदर चले जाते थे। तो ये अभाव हो चाहे आज, उस अभाव को मैं एंजॉय कर रहा हूँ वाकई में। लेकिन मन में एक फायर था कि इससे हटके परिवार मुझको सुख मिला जी। पढ़ाई के क्षेत्र में जब मुझको गोल्ड मेडल मिला और दुर्गा कॉलेज में मुझको सम्मानित किया गया। ग्रेट सर। मेघराज बेगानी कोई पदक होता है तो स्वर्ण पदक मुझको मिला। ग्रेट। तो एकेडमिक क्षेत्र में वहां पे पहला सुख मिला, सम्मान मिला, गोल्ड मिला करके। तो उस सम्मान और बाकी कभी नहीं मिला जी। तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए हमने हमेशा सर्विस में, मैंने सामान्य जो मेहनत करते हैं ना एक ऑफिसर, उससे मैंने 2 गुना या 3 गुना मेहनत किया है ये वाकई में। और वो मुझको हमेशा मिला। लेकिन जब हम लोग डीपीसी हुई तो वो प्लस सीआर का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। इसलिए नहीं हुआ कि उस समय फिर वो
मेरिट कम सीनियरिटी ना होकर सीनियरिटी कम मेरिट डीपीसी बनाया गया। तो नंबर कम थे आपके? तो नंबर तो मेरे सब अच्छे थे। हाँ। सीनियरिटी कम मेरिट माने सर्विस की जो है, जो जिन लोगों की शायद बहुत अच्छी सीआर नहीं थी जी, था उनके साथ में हम प्लस ए वालों को एक साथ ही पदोन्नति दिया गया। अरे तो फिर वो उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी हो, लेकिन उसके बाद फिर जहां भी काम किए तो एक नाम मिला, एक सफलता मिली, लोगों से मान्यता मिली, और वो आज भी लोग जो बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है। सर, प्रमोशन के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ थी? प्रमोशन के बाद ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरी पोस्टिंग रही, डिप्टी कलेक्टर भी था तो लगभग सारे में केडर पोस्ट पे रहा। एसडीओ भी रहा, एसडीओ दंतेवाड़ा रहा, एसडीओ कवर्धा रहा, एसडीओ बेमेतरा रहा, ये सारे केडर पोस्ट थे जी। उसके बाद फिर मैं नगर निगम प्रशासक रायपुर रहा, एडिशनल डायरेक्टर महिला बाल विकास रहा, एमडीए के भी रहा। लगभग मैं 90% से ज्यादा मेरी पोस्टिंग केडर पोस्ट की थी जी, जहाँ केडर पोस्ट माने आईएएस अफसर ही रहते थे वहां पे। और उसके बाद मुझको 1994 बैच का मेरा बैच अलॉटमेंट हुआ आईएएस में, और उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी कलेक्टर राजनांदगांव की हुई, और उसके बाद कलेक्टर बस्तर की हुई, और उसके बाद मैं अलग अलग विभागों में सेक्रेटरी रहा, सेल टैक्स कमिश्नर रहा, एक्साइज कमिश्नर रहा, एक्साइज सेक्रेटरी रहा जी, इरिगेशन और पीएचई में भी सेक्रेटरी रहा। तो लगातार फिर सारे बड़े डिपार्टमेंट, सारे बड़े विभाग के सेक्रेटरी, सारे बड़े जिले के कलेक्टर रहे। सारे बड़े जिले कलेक्टर ही रहा, जो जो नाम बताया मैं उसमें। और हमेशा मुझको चैलेंजिंग पोस्टिंग मिली जी, या किसी न किसी अपेक्षा के साथ कि आपको ये काम आपको करना है, और वो एक चैलेंज था, मेरी पोस्टिंग होती थी। और ईश्वर की मेरे ऊपर में कृपा रही, शायद वो मेहनत और परिश्रम करने की आदत थी, और भगवान ने नियत में ईमानदारी दिया हुआ था, तो उसका फायदा मिला, ईश्वर की कृपा रही, और हर पोस्टिंग में मुझे सफलता मिली। और मुझे ये सुन के अच्छा लगता है कि जब मैं जहाँ भी आज भी जिन जगहों में रहा हूँ, चाहे एसडीओ रहा, चाहे एडिशनल कलेक्टर रहा, या कलेक्टर रहा, या सेक्रेटरी रहा, लोग यही कहते हैं कि सर आपके जैसा ना पहले कभी कोई आया था ना आएगा। तो ये पता नहीं, मैं ये तो नहीं मानता खाली चापलूसी बोलते होंगे, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं। तो राजनांदगांव वाले सर, आपको मैं टूकूंगा, राजनांदगांव वाले आपको एक बड़े काम से याद करते, पर छत्तीसगढ़ जानता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। डोंगरगढ़ पदयात्रा, माँ बमलेश्वरी के दरबार जाने के लिए लोग जाते, पदयात्री करते हैं, दोनों कुंवार हो चाहे चैत्र नवरात्र हो। पदयात्रियों के लिए एक रूट आपको नजर आता होगा, एक रूट बना हुआ है, वो मॉडल की शुरुआत करने वाले गणेश शंकर मिश्र सर, उसकी कहानी बताओ थोड़ा सा, आप लोग जानेंगे। मैं बाद में वो उसे मॉडल के रूप में दिखा गया। नांदगांव में मैं डॉक्टर रमन सिंह जब 2003 में, इसके पहले 2003 के पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे 2000, और वो मध्य प्रदेश 2000 में छत्तीसगढ़ बना, और मध्य प्रदेश से, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसलिए जोगी जी सीएम बने जी। 2003 में पहला चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी शासन में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी बने जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं अपने जिले में ले जाना चाहता हूं, और उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजीव प्रदीप, हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे। और उस समय उन्होंने कहा कि भाई मैं नांदगांव से मुझको क्यों 6 माह के भीतर विधानसभा का टिकट लेकर लड़ना है, और मैं आपको अपने जिले में ले जाना चाहता हूँ। ये राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला था जी। तो उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के पद से इस्तीफा दे करके वहां से डोंगरगांव चुनाव लड़े, और पहली जो रिसफलिंग हुई थी बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद 8 दिसंबर 2003 को गवर्नमेंट बनी थी, और 13 दिसंबर 2003 में पहला ऑर्डर निकला था कि जो सारे कलेक्टर्स चेंज करने का, तो उसमें मुझको नांदगांव कलेक्टर बनाया गया, और 19 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया, और 2006 में 16 जून तक मैंने वहां पे कार्यरत रहा। तो इस बीच में 2.5 साल से कुछ अधिक समय तक मैं रहा। 2004 में मार्च के महीने में वहां पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जब नवरात्र चल रहा था, चैत नवरात्र में। साल में 2 नवरात्र होते हैं, उसमें चैत नवरात्र, कुंवार नवरात्र, दोनों में डोंगरगढ़ के मंदिर में, बमलेश्वरी मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं जी। और बड़ी संख्या में लोग पदयात्री भी होते हैं। तो मार्च के महीने में रोड एक्सीडेंट हुआ तुमड़ी बोर्ड और राजनांदगांव के बीच में, और ऑन द स्पॉट 7 लोग ऑन द स्पॉट मर गए।
उस समय मेरे मन में ये पीड़ा हुई कि लोग देवी के दर्शन करने के लिए नवरात्र में आते हैं, श्रद्धा पूर्वक आते हैं, और उसके साथ ऐसे ही होता है तो वो ये हादसा उनको हमेशा याद रहेगा। तो जब तक मैं कम से कम कलेक्टर रहूंगा तो देवी भक्तों के खून से सड़क नहीं रंगना चाहिए। ये आपने संकल्प लिया? ये मैंने अपने आप में संकल्प लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, डॉक्टर रमन सिंह से, उन्होंने भी उसको प्रेरित किया, और हम लोगों ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई कि राजनांदगांव जिला जहां से इंटर होता है कुलगांव के पास से लेकर के और डोंगरगढ़ तक, अंजोरा, हाँ अंजोरा से, और वहां डोंगरगढ़ तक जितनी करीब लगभग 40 किलोमीटर लंबा पेज पड़ता है, 40-45 किलोमीटर। तो उसमें इस प्रकार से एक हम लोगों ने तैयारी की कि बैरियर बनाए और डामर के ड्रम लगा करके रोड बैरियर से वो स्पीड चेक करने की कोशिश की। पंडाल बनाए, 40 पंडाल हम लोगों ने बनाए पदयात्रियों की सेवा के लिए, व्यवस्था करने के लिए। गाड़ियों की चेकिंग प्रारंभ की, लोग जो पी के गाड़ी चलाते थे उनको, ओवरलोडेड जो चलाते थे उनको, और इन सब परिणामों का मैं और कलेक्टर और एसपी दोनों हम लोग दिन भर सड़क पे और रात को 2 बजे तक सड़क पे हम लोग करते रहते थे। एसपी थे मेरे उस समय विवेकानंद जी थे। अच्छा, विवेकानंद जी एसपी थे। अभी फिलहाल सर नक्सल ऑपरेशन ईडीजी हाँ है। हाँ, पहले विवेकानंद थे, फिर बाद में मिस्टर गौतम, अरुण देव गौतम जो भी डीजीपी हैं, वो भी मेरे साथ में एसपी थे राजनांदगांव में। तो ये दोनों एसपी मेरे साथ रहते। हम लोग रात को 2 बजे 3 बजे तक घूमते थे और रोड में ही रहते थे नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि के दौरान दिन में तो रहना ही है, रात में भी। रात में भी। तो हम लोग जब रोड पे जब कलेक्टर एसपी रहे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा अमला, जिला प्रशासन का, पुलिस का अलर्ट रहता था, मुस्तैदी में रहता था। और ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों के लिए 40 पंडाल लगवाया बिना कोई शासन के अलॉटमेंट के। सरकार से हमको 1 पैसा नहीं मिला था, कोई बजट नहीं मिला। सेवा पंडाल जी, जो लोग पदयात्रियों की सेवा कर सके, रोक सके, राजनांदगांव के संस्कार धानी के रूप में हम जानते हैं जी। जितनी वहाँ पे सेवा संस्थाएं हैं, समाज के लोग हैं, उन लोगों ने, उनको हमने मीटिंग ली, उनको प्रेरित किया, निवेदन किया, और फलाहारियों के लिए फलाहार की व्यवस्था, गर्मी के दिन में मठा की व्यवस्था सांभर नमक के साथ में, और लोग पैदल आते हैं उनके लिए पैरों में फफोले पड़ जाते थे, उनको गर्म पानी और फिटकरी मिला करके उनको मालिश की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, सारा हम लोग करते थे। ये सब कुछ फ्री में, सेवा के तौर पे, बिना कोई शासन के 1 पैसा अलॉटमेंट। संस्कार धानी वालों ने अपना अपने संस्कार का प्रदर्शन किया, दुर्लभ है वाकई में। हम तो छत्तीसगढ़ में है, ऐसा लगता है ये काम कोई दिल्ली में होता तो राष्ट्रीय स्तर पे पता नहीं क्या क्या हो जाता। हाँ, माहौल बना देते, माहौल बन जाता। लेकिन हम लोग भी आदिवासी अंचल के लोग हैं जी, काम करने वाले लोग हैं। तो ये सब हुआ, और जब नवरात्र समाप्त हुआ तो एक व्यक्ति को भी खरोच नहीं आया, जबकि हर नवरात्र में, और दोनों नवरात्र मिला करके 10 से 12 व्यक्ति हर वर्ष मौत के मुंह में चले जाते थे सड़क दुर्घटना। प्रयोग करने के बाद 5 नवरात्र मैं जब कलेक्टर रहा राजनांदगांव में, इस बीच में 5 नवरात्र संपन्न हुए, कुंवार और चैत्र नवरात्र मिला करके, किसी एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आया। इसीलिए नांदगांव वाले आपको अभी भी याद करते हैं। तो ये बात तो देवी की शायद कृपा थी, देवी की कृपा थी। और बाद में माँ चाह रही थी, बस आप माध्यम चाह रही थी, और मैं माँ का सेवा कर पाया। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो 25,000 30,000 जो पदयात्री आते थे, उनकी संख्या आपको विश्वास नहीं होगा 2 से 2.5 लाख तक हो गई। ग्रेट। सेवा पंडाल लगने के बाद कि बच्चों खाने मिलता है रास्ते में, बढ़िया यात्रा होने के बाद, यात्रा जी, है ना जी। तो ये बहुत बड़ा इसका सोशल स्टडी का विषय हो सकता है, समाज शास्त्र के विषय हो सकता है, प्रशासन के लिए विषय हो सकता है। और ये बात जब सीएस भी आए, सीएम साहब भी आए, सीएम साहब का गृह जिला हमेशा आते थे, वो भी देख के काफी प्रभावित हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमको रिपोर्ट भेजिए, मैंने शासन को रिपोर्ट भेजा। तो हमारे यहाँ एक सामान्य प्रशासन विभाग होता है जीएडी जी, उसने जो है पूरे प्रदेश के कलेक्टर और एसपी को सर्कुलर जारी किया सारे मंदिरों के लिए। इस प्रकार की मेला व्यवस्था डोंगरगढ़ बमलेश्वरी की हो रही है, वैसी व्यवस्था आप लोग भी करिए। और ये सारा सर्कुलेट किया गया। गणेश शंकर मिश्रा जी, एक बार फिर मॉडल। तो ये हमारा राजनांदगांव का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए शासन ने निर्देशित किया। एक चीज और सर मुझे यहाँ तक याद है, निर्मल ग्राम योजना सरकार ने भले ही 2014 में एक माहौल के तौर पे उसे प्रेजेंट किया स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे, लेकिन मुझे मालूम है कि
14 से पहले आपने कई सारे गांव को ओडीएफ घोषित किया था, ये कहानी भी बताओ थोड़ा ये सा। 2003 में जब मैं गया तो 2004-5 में उस स्वच्छ शौचालय वाला स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन उसके पहले 2004-5 में हम लोग राजनांदगांव जिले में निर्मल भारत अभियान एनबीए जी कार्य वही था, लेकिन एसबीएम ना होकर उसमें एनबीए कहा जाता था, निर्मल भारत अभियान। और उसके तहत राजनांदगांव जिले के 12 ग्राम पंचायत को हमने ओडीएफ फ्री किया जी, ओपन डेफिकेशन फ्री किया। और सर ओडीएफ को अभी सुने लोग 14 के बाद ओडीएफ हो गया, लेकिन आप लोग ये पहले करके बैठे हो। किए थे और उस समय अभी की तुलना में उस समय निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज था जी। अब तो 5,000 रुपए के आसपास मिलता है, अब यह शायद बढ़ गया होगा, सरकार बहुत मदद करी फाइनेंशियली बहुत। लेकिन अभी तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी उसके पीछे हैं, मुख्यमंत्री जी पीछे हैं, तो सारे कलेक्टर्स उसके लिए काम करते हैं। लेकिन उस समय ऊपर के शीर्ष स्तर पर ये प्रायोरिटी नहीं थी जी। तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिला जो है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जिला था जहां की 12 ग्राम पंचायतों को निर्मल भारत अभियान के तहत ओडीएफ फ्री घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एपीजे कलाम जो है उन्होंने बुला करके सारे सरपंचों को और हमको सम्मानित किया था दिल्ली में। ग्रेट, वो भी बड़ा काम तो वो एक बहुत बड़ा कार्य था। और उसके पश्चात मैं आपको बताऊं उस समय हाईएस्ट फिगर जो है नांदगांव का ही था। उसके बाद जब मैं बस्तर गया तो बस्तर जैसे जो बिहड़ पिछड़ा क्षेत्र है वहां भी हमारा जो है सबसे हाईएस्ट पुरस्कार जो है निर्मल भारत अभियान का बस्तर जिले को मिला लगातार 2 साल तक। ग्रेट। तो ये काम हम सफलतापूर्वक कर पाए, इसका हमें हमेशा जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। आप सर नक्सलियों के टारगेट भी थे, कई बार आपके बारे में खबरें भी आई नक्सल, क्योंकि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कलेक्टर के तौर पे काम किए, बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे चीजें चल रही थी, टारगेट पे थे, तो कभी आपको डर नहीं लगा, कभी ऐसा कोई सामना भी हो गया होगा? बस्तर में तो जब मैं नांदगांव मेरा 2.5 साल हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा ट्रांसफर बस्तर कलेक्टर के रूप में कर दिया जी। मैं शायद ऐसा सोच रहा था कि मुझे दुर्ग कलेक्टर बनाया जाएगा, दुर्ग जाने की इच्छा भी थी क्योंकि ऐसा चेन भी है ना सर, राजनांदगांव से दुर्ग, रायपुर चेन भी है, मंत्रालय से। हर एक आईएएस अफसर जैसा राजधानी में कलेक्टर रहना चाहता है वैसा एक बार चाहता है कि दुर्ग जिले में कलेक्ट्री करे जी। लेकिन अब तो खैर दुर्ग जिला बहुत छोटा हो गया है, ब्लॉक हो गया और बेमेतरा अलग हो गया। तो उस समय मैं चाह रहा था कि मुझको दुर्ग मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बस्तर कलेक्टर पोस्ट कर दिया। बस्तर कलेक्टर पोस्ट कर दिया तो मुझको इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। मैं उसमें शिवराज सिंह साहब सीएस थे, उनसे मैंने पूछा कि सर मेरा कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं मालूम। आप हैरान थे? हाँ, मैं क्योंकि उस समय वहां पे नक्सल इंसिडेंट बहुत ज्यादा एकदम चरम पे रहा होगा सर, चरम पर था। और वहां बस्तर कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी थे, वो दौरे से आ रहे थे नारायणपुर तरफ से। तो 1 हफ्ता पहले ऐसी घटना हुई थी कि मुश्किल से 30 सेकंड का गैप रहा होगा, उनकी गाड़ी निकली और लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। तो बाल वो बच्चे थे। 1 हफ्ता पहले जब ट्रांसफर, 1 हफ्ता पहले वो भी सामने ही था। हाँ, तो ये घटनाएं सारे पेपर में फ्लैश हुई थी। तो वो घटना का भी मन में एक भय तो था ही। तो मैं सीएम से फिर मिलने गया और उनसे पूछा कि सर अचानक मेरा बस्तर कैसे आपने, मैं तो शायद दूसरी जगह उम्मीद कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उसको एक ही चीज कहा कि मैं आपको एक विशेष काम के लिए ले जाना चाह रहा हूँ और वो काम शायद आप कर पाएंगे, इसलिए आपको ले जा रहा हूँ। मैंने क्या काम, तो बोले कि टाटा के साथ में एमओयू हुआ है और 5 मिलियन टन का वहां पे प्लांट लगना है और वहां ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, तो ये काम आपको जाके करना है। उन्होंने जब मुझे ये कहा तो मुझको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है। तो मैंने शहर से अपनी सहमति भी दी और 16 जून को मैंने बस्तर जा करके कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया। और 2 माह के भीतर वहां पे 5000 एकड़ से अधिक जमीन प्राइवेट थी जो कि एक्वायर किया जाना था और उसके लिए चूंकि वो पेशा के तहत ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक था, वो नहीं मिल पाया था। 2 माह के भीतर हम लोगों ने 10 ग्राम पंचायतों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया। गाँव वालों से बात करके उनको कन्विंस करके और नक्सलाइट को उनसे दूर करके, क्योंकि गांव वाले चाहते थे लेकिन नक्सलाइट उनको डर दिखा करके और ऐसा करते थे कि अनुमति न दें। तो जब गांव के लोगों सहमति, हमने उनको कन्विंस किया, समझाया, तो सब लोग सहमत भी हुए और उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया। और इस बीच में हमने जो है करीब
65 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरण किया। एमयू भी हमने किया टाटा से, और उनको कहा कि आपको भाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, डीपीएस जैसा स्कूल लाना पड़ेगा, और सारा जमीन का मुआवजा भी आपको 3 लाख रुपए प्रति एकड़ देना पड़ेगा। उस वक्त 3 लाख रुपए प्रति एकड़ सहमति दी, और बहुत बड़ी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और हमारा पूरी तरह से रोड मैप तैयार था कि 6 माह के भीतर हम टाटा प्लांट के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सके। सारी फॉर्मेलिटी हो गई थी, भूमि का मुआवजा मिल गया था, सब कुछ हो गया था, डिमार्केशन हो गया था, उनको बस सौंपने की देरी थी जमीन को। और उसके आधार पर हमारा ये टारगेट था कि 6 माह से 1 साल के भीतर वहां पे टाटा की चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो जाए, ये हमारा टारगेट था। और टाटा यदि एक बार बस्तर में आता तो टाटा के सोशल रेपुटेशन भी है, लोग इज्जत करते टाटा कंपनी को, और बस्तर का कायाकल्प हो सकता था। ये उस वक्त की बात है। लेकिन वो एक मेरा ऐसा सपना था सब, जो कि ऐसा अभी भी मन में टीस पैदा होती है कि हम लोग इतना मेहनत किया और उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। और कांग्रेस सरकार में टाटा जब अनुमोदन हुआ, ग्राम सभा का अनुमोदन हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझको बधाई दी, डॉक्टर रमन सिंह ने वो काम कर दिया। और के.एम. सेठ जो है गवर्नर थे, उन्होंने मुझको बधाई दी फोन करके, तुमने ये क्या जादू कर दिया, क्या किया, जो काम नहीं हो सकता ऐसा क्या किए थे, ऐसा कैसे कर दिया, और बधाई दिया उन्होंने। माने इस हद तक एक बड़ा काम था वो जी, और बहुत बड़ी नस्लियों की हार थी। और वो काम हमने सिर्फ लोगों को कन्विंस करके, उनको समझाई देके, उनके बीच में विश्वास पैदा करके इस काम को हम कर पाए थे। और इसलिए टारगेट में आ गए थे नक्सलियों, इसलिए टारगेट में आ गए थे। तो कई बार 2 या 3 बार ऐसी घटनाएं हुई कि हम लोग गांव में लोगों को समझाने के लिए गए होते थे, और हमें पता चला, और हम लोग तुरंत वहां से मेयर एसपी बाहर आए, जीपी सिंह मेरे साथ एसपी थे वहां पे जी, जो एडिशनल डीजीपी हैं अभी जी, और तुरंत फिर उसके बाद इन लोग पहुंचे। अदरवाइज हम यदि वहां से नहीं हटते तो हम लोग वहां पे बंधक बना लिए जाते। तो हम लोग हमेशा, मैं, एसपी और हमारे एसडीएम थे नीलकंठ टेकाम, अभी विधायक है केशकाल वाले, हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छा एसडीओ था वो, डिप्टी कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर हो चुका था जी। और उसने जो है बहुत हिम्मत के साथ में काम किया। ग्रेट। तो उनके वो भी हिट लिस्ट में थे, हम लोग सभी हिट लिस्ट में थे जी, लेकिन माँ की कृपा थी, सब कुछ कुशल मंगल रहा है। बिल्कुल सर, एक चीज लोग कहते हैं कि आईएएस अधिकारी जो है पूरा सिस्टम को चलाते हैं, आईएएस अधिकारी कभी अपने ऊपर किसी को हावी होने नहीं देते हैं, वो चाहे आईपीएस हो चाहे नेता हो। ये थोड़ा सा समझाइए, आप तो इतने सालों रहे, ये ऐसा है सही में? प्रीमियर सर्विस होता है, ऑल इंडिया सर्विस तो बहुत से हैं जी, लेकिन इन सभी सर्विस से आईएएस एक प्रीमियर सर्विस है। इस बात को तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, निर्विवाद है जी। और आईएएस सर्विस की परिकल्पना पहले, जैसे मैं बताया, पहले आईसीएस होता था और आईपी होता था, अब आईएएस और आईपीएस होता है। तो जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एक स्टील फ्रेम के रूप में आईएएस की परिकल्पना की थी। आज भी मसूरी में जो एकेडमी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में जाते हैं ट्रेनिंग के, तो वहां पे वो कोटेशन सरदार पटेल के फोटो के सामने लगा हुआ है जी। तो एक स्टील फ्रेम के रूप में आईएएस अधिकारी काम करें। तो जहां पर आईएएस अधिकारी स्टील फ्रेम के रूप में काम करते हैं, तो स्टील फ्रेम के रूप में आप तब काम कर पाएंगे जब उस लेवल पे उस लेवल की आपकी निष्ठा रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, तभी आप में वो मेटल पैदा हो सकता है। आप में यदि उस लेवल की एथिक्स नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा, उस लेवल का समर्पण, डेडिकेशन नहीं रहेगा, निष्ठा नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, तो आप स्टील फ्रेम नहीं हो सकते। और स्टील फ्रेम माने आपको सारा प्रोटेक्शन देना है अपने नीचे के स्टाफ को जी। तो अब तो दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि कितना लोग प्रोटेक्शन दे पाते हैं, कई ऐसे उदाहरण से हम देख चुके हैं जी। लेकिन ये बात अभी भी सही है, यदि आप में करेज है, आप में इंटीग्रिटी है, तो निश्चित रूप से आप सिस्टम को चलाते हैं जी। लेकिन सिर्फ आईएएस होने के नाते नहीं, आप में उतना अपने आप को डेवलप भी आपको करना पड़ेगा, आप में इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, तब इस बात को आप बोल सकते हैं। ये नहीं कि आईएएस का पंगा लेके आप जो है सिस्टम के एक बहुत ही विक्टिमाइज
और छोटा सा हिस्सा रहेंगे, जी। आप उस प्राइड की परिकल्पना अपने लिए नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी के सर ऐसा कोई फैसला, डिसीजन जिसको लेके आप काफी पशोपेश में रहे हो और आपको लगा हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना था, करा दिया गया, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी हुआ है आपके साथ कोई डिसीजन आपको याद आ रहा हो, एज ए कलेक्टर, एज ए सेक्रेटरी, कि आपके चाहे बगैर ऐसी बातें कुछ एक स्थान पे हुई हैं जी। जिसके कारण मुझे प्रेशर में आकर के, और वो प्रेशर, हालांकि वो काम मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि वो गलत काम नहीं था, अच्छा, सही काम था, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं करूं या ना करूं, और मुझे करना पड़ा, और उसको फिर गलत ढंग से लिया गया, और उसके लिए मुझे बहुत सी पीड़ाएं भी हुई, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहूंगा आपको। खैर उसे छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जी। अच्छा, ये बात जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा कि आपका ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसा पूछते हैं कि मुख्यमंत्री आईएएस नहीं, बिल्कुल नहीं पूछते, ये तो मेरा प्रेरोगेटिव था जी। और आपसे बात करते थे, रिटायरमेंट के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ जी। यदि कोई मुख्यमंत्री पूछे तो उनका बड़प्पन है, निश्चित रूप से। आपके मामले में पूछा गया था? हाँ, मुझसे, लेकिन चूंकि मुझे वो बहुत चाहते थे जी। और ये बात भी सही है, मेरी अकेले की बात नहीं है, जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं जी। तो निश्चित रूप से ये प्रेरोगेटिव उनका रहता है, जो भी मुख्यमंत्री रहे अपने विश्वास के लोगों से तो पूछा ही जाता है, क्योंकि हम लोग कोई अब ऐसा नहीं कि अंग्रेज के समय काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज, हाँ, तो हम लोग सब एक समाज के हिस्सा हैं, बिल्कुल। हमारी सबकी संवेदनाएं एक होती हैं, तो इतना तो एक मानव स्वभाव के तहत इसका लाभ मिलता है। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग पे जाते हैं आप लोग, आईएएस की ट्रेनिंग में आप भी गए होंगे, बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हम जब काम करते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, तो कई ऐसे लोग भी मिलते होंगे कि यार उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आदमी आए, कोई बहुत कॉमन पीपल जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ें रही वो? मुझे खैर समाज में मेरी कार्यप्रणाली हमेशा ऐसी रही है कि मैं जहाँ भी जो भी मेरी पोस्टिंग हुई, जिस स्थान पर पोस्टिंग हुई, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करके, उनको समझ के और संवेदना के साथ में हम यदि कोई काम करना है, कोई स्कीम को लागू करना है, तो हमेशा मैंने ये कोशिश किया कि उनको कन्विंस करके, उनसे चर्चा करके, उनको विश्वास पे ले करके ही हम आगे बढ़ें जी। और इसीलिए जो भी काम मुझको, जो भी भूमिका दी गई, उसको भूमिका को मैं पूर्ण करने में या सफलता तक उसको अंजाम में पहुंचाने का मैं प्रयास किया, उसमें सफल हो पाया। और बाकी सहज रूप में आप यदि काम करेंगे और निष्ठा आपकी रहेगी, इथिक्स रहेगी, तो कहीं के पे कोई आपको असुविधा नहीं होती है काम करने में जी। और लोग आपको बहुत मदद करते हैं, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलता है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छा, मैं यदि कोई ब्यूरोक्रेट बोलता है कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता कि वो भारतवर्ष में किसी और कोने में जाके काम कर पाएगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे लोग हैं वाकई में जी। फैसले के बारे में बात हो रही, तो फैसले के बारे में आपसे पूछा जाए कि चलो आपको आज़ादी दे दी जाए, चलिए मिश्रा जी आपको आज़ादी है, 3 बड़े फैसले क्या लेंगे अगर आपको लेना हो? देखिए, हमारा जो देश है जी, वो उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आप देखें तो सबसे पहले तो आवश्यकता है शिक्षा जी, दूसरी आवश्यकता है स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि आप उच्च गुणवत्ता का कर लें और हर व्यक्ति की एक्सेस उच्च शिक्षा तक और उच्च स्वास्थ्य तक पहुंच जाए जी, तो तीसरी जरूरत पड़ती है, जो आज मैं सबसे ज्यादा कमी महसूस कर रहा हूं, ये उच्च स्तर की ह्यूमन रिसोर्स की। एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो, एथिक्स भी हो, समर्पण भी हो, चाहे नैतिक शिक्षा कहें आप उनको जी। तो जब तक आप में ऐसा, हमारा इतना ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में जिस प्रकार से बाकी रिसोर्स होता है, वाटर रिसोर्स होता है, लैंड रिसोर्स होता है, फॉरेस्ट रिसोर्स होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स में जब तक आप अनुशासन, नैतिक शिक्षा, एथिक्स, ये जो है उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, ये उन पे पेनिट्रेट नहीं करेंगे, तो एक नई पीढ़ी आप उच्च स्तर की सामने नहीं ला सकते,
जी। कि देश के या प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। वाकई में सर, इस टाइप की खबरें आजकल खूब आती है। एक सवाल मेरे मन में आया, पूछना चाहिए कि कोई स्कूल में कोई टीचर अपनी गाड़ी साफ करवा रही है या फिर करवा रहा है, या फिर स्कूल में सफाई करवा रहे हैं, तो अभी ऐसे मामलों में वीडियो बन जाता है, वीडियो वायरल होता है, और वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर की ओर से हो या फिर डीओ की ओर से सस्पेंड होते हैं। तो ये नैतिक शिक्षा के दायरे में आता है, ये जो पार्ट जो टीचर करवाते हैं कभी कभी? देखिए, ये कोई चीज को हाइप करने वाली बात है ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, यदि कोई, जैसे कई जगह मैं देखता हूँ बच्चे स्कूल में मान लो झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, हम तो लगाए हैं। तो आप लगाए हैं, तो आपको ऐसा कभी लगता है क्या कि आपने गलत किया है? नहीं, मेरा स्कूल है। ये तो मैं मेरे ये स्कूल बोलता हूँ, ऑन कंट्रेरी जी, मैं एक महात्मा गांधी ने एक बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट रखा था। अब तो बुनियादी शिक्षा आप किसी को बोलेंगे तो समझेगा नहीं क्या होता है। बुनियादी शिक्षा क्या नहीं समझेंगे? बुनियादी शिक्षा ये होता है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन माने गांधी जी ने ये कहा था, श्रम की महत्व और श्रम की गरिमा की पुनर्स्थापना। ये बताइए मुझको, क्या कारण है जो लड़का आज 5वीं पढ़ लिया या 10th पास कर लिया या कॉलेज पढ़ लिया, वो अपने घर में अपने खेत में हल चलाने में शर्म महसूस करता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि श्रम की गरिमा की पुनर्स्थापना हम नहीं कर पाए, परिभाषित नहीं कर पाए उन्हें। आपको कोई काम करते हैं जी, तो वो कोई बुरा काम या निंदनीय कर्म तो नहीं है। नहीं है। आप यदि स्कूल में झाड़ू भी लगा देते हैं तो क्या गलत है इसमें? आप अपने स्कूल एक विद्या मंदिर है, उसकी सफाई कर रहे हैं आप जी। आपने मोदी जी का बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जिन्होंने भाजपा कार्यालय में झाड़ू और पोछा लगा रहे हैं। तो बेसिकली तो ये कोई गलत तो है नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से जी, या इंस्टिगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का किसी से दुश्मनी हो गई, उसको भंजाना है, इसलिए उसको करें। ये आजकल खूब चल रहा है सर, आजकल खूब होता है। श्रम की गरिमा, कोई श्रम करता है तो क्या गलत क्या है उसमें? लोग पहले बागवानी में निंदाई गुड़ाई का काम करवाते थे, सब्जी का काम करवाते थे, और उस सब्जी से जो है स्कूल में ही उसका लाभ होता था। तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। लेकिन अब गलत की परिभाषित कर दी, उसको गलत परिभाषित कर रहे हैं, तो किन परिस्थितियों में कहाँ की बात है वो एक अलग हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ, यदि अपन भाई आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप शुरू से साहब मत बनाइए ना किसी को। हाँ, थोड़ा सा उन्हें, हर व्यक्ति को, महात्मा गांधी भी अपने, आपने पढ़ाई हो गई इस बात को, अपना शौचालय भी अपने खुद अपने हाथ से साफ करते थे जी। और जब एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने, उनके गेस्ट आए थे, उनका शौचालय साफ करने के लिए कहा था, तो कस्तूरबा बा और इनके बीच में झगड़ा भी हो गया था जी। तो ये होता है जी, आदमी को अपना काम खुद हाथ में करने में इसमें अपमानित होने वाली क्या बात है, ऐसा मुझे लगता है। अब कोई पर्टिकुलर कोई उदाहरण हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, अलग बात हो सकती है जी। एक सवाल और सर, कभी 20 साल बाद लोग आपको याद करें कि गणेश शंकर मिश्रा जी किस काम से आपको याद कर रहे हैं? 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। मैं यही चाहूंगा, क्या छाप छोड़ के जाएंगे? मैं यही चाहूंगा कि मुझे जो काम दिया गया या समाज ने जो मुझसे अपेक्षा की, उस अपेक्षा को मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया जी। उसमें कोई कोताही नहीं बरती, और मेरा खुद का कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं था जी। यदि किसी को मैं नाराज भी हो रहा हूं तो उनसे मेरी कोई ना व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना जाति विद्वेष है जी। यदि वो कोई व्यक्ति मुझसे रिवेंज की भावना रख रहा है तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा जी, कि भैया मेरा एक, लेकिन सरकार ने मुझको यदि किसी कुर्सी में बैठाया है जी, तो यदि मैं अपने काम के साथ में न्याय करूंगा, तो न्याय करने के लिए यदि आप काम नहीं कर रहे हो तो आपसे नाराज होना भी मेरा उसी भूमिका का अंग है जी जी। ये मैं मानता हूँ जी। तो बस एक काम करने वाले अधिकारी के रूप में, सनिष्ठ अधिकारी के रूप में आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखे, बस यही चाहता हूँ। नेता के रूप में अपेक्षा नहीं, क्योंकि आप बीजेपी नेता भी हैं। नहीं, काम उसमें सब आ गया जी। नहीं, मैं तो आखिर 36 साल तक तो ब्यूरोक्रेट रहे, पूरी जिंदगी दे दी आपने। इसलिए मेरा एक अनुशासनबद्ध होकर के काम करने की आदत मुझको मिला हुआ है जी। नेता कोई अलग प्रजाति थोड़ी होती है, इंसानी है। मैं अधिकारी के रूप में भी नेता रहा है, या नेता के रूप में भी अधिकारी हूँ जी, है ना। तो जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को आप ईमानदारी से करें, चाहे अधिकारी के रूप में करें या नेता के रूप में करें जी। काम के प्रति आपकी सनिष्ठा
ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कम शब्दों में सर अगर जानना चाहे नीति आयोग को, चूंकि आप उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बड़ा डिपार्टमेंट है, लोगों ने जब आपको बनाया तब भी चर्चा थी कि यार बहुत सही आदमी को बना दिए, ये जगह उनकी ही है, इसे समझाइए कि नीति आयोग क्या करता है। देखिए मैं बताऊं, नीति आयोग पहले आपने सुना होगा योजना मंडल होता था। हाँ 2001 में उसको योजना मंडल का नाम बदल करके नीति आयोग की 2007 में नीति आयोग किया गया, 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया जी। नीति आयोग माने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जी, उसका शॉर्ट फॉर्म है। नीति आयोग भारत सरकार में है जी। और मोदी जी ने 2047 तक जी 2047 तक, अब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 47 के बाद अगले 100 साल का हमने टारगेट रखा है 2047। हाँ। तो 2047 तक हमारा देश किस रूप में होगा, इसका हमने अलग अलग एक मानक और मापदंड पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं। अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को रोजगार के लिए, अपने बच्चों को स्वास्थ्य के लिए उसको किसी का परमुखापेक्षी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छे से वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएगा। उसी प्रकार से जैसे IMR है, मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आज है, तो हम 2047 तक उसको, ये हमारा मान लो IMR जो है अभी 37-38 कुछ है, वो हम 10 तक ले जाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से सिंचाई का प्रतिशत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो हर विभाग की प्रगति का जो सूचकांक है उसको हम 2047 तक हमने फिक्स किया हुआ है। तो उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत 2047 कहते हैं और उसी का छत्तीसगढ़ वर्जन हमने कहा है नवा अंजोर छत्तीसगढ़। नवा अंजोर छत्तीसगढ़ जी। इसकी और नवा अंजोर छत्तीसगढ़ का जो है 8 अलग अलग इसमें स्टडी ग्रुप बनाए गए, इसका हर स्तर पर जो है परिचर्चाएं आयोजित की गई और उसके बाद फिर 25 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को समर्पित किया है, लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ नवा अंजोर जिसके नाम से आप जानते हैं जी। और कैबिनेट ने उसका अनुमोदन किया हुआ है। तो अभी हमने जो है उसका जो है एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर विभाग के लिए उसके लिए जो है टारगेट हम फिक्स कर पा रहे हैं। आप कितना काम करेंगे बताइए। जैसे आपको 2047 में आप एक शॉर्ट टर्म होता है 2030 तक आप कितना कर पाएंगे, फिर मिड टर्म होता है 2035 तक आप कितना कर पाएंगे, फिर लास्ट में 2047 तक आप कितना कर, ये काम आपका है भी। ये तीनों हम जो है विभाग से जी। नीति आयोग जो है थिंक टैंक है, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, हम प्लानिंग करते हैं। अब उनको प्लान दे रहे हैं, हम इवेल्युएशन करते हैं नीतियों का कि नहीं, ये हमारा जो है अब कॉन्सेप्ट बन गया, उसके हिसाब से सभी विभाग अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एकदम से 2027 हम जगेंगे और बोलेंगे आपको ये कहा गया था आपने नहीं किया, तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जी, और ये हर एक का सूचकांक बनाया गया है, पैरामीटर तैयार किया गया है और इसका मॉनिटरिंग हम करते हैं और उसी दिशा में हम काम करते हैं। तो एक तरह से विकसित भारत का रोड मैप है जी। वाकई में सर कुछ सवालों के जवाब मुझे बहुत एक शब्दों में चाहिए रहेंगे, जैसे कि एक शब्द में अगर बस्तर को कहें क्या कहेंगे? संभावनाओं से भरपूर सीधे साधे लोगों का क्षेत्र बस्तर। सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट? ऐसे तो आप चैलेंजिंग काम करेंगे तो हर विभाग में आपको जो है मेहनत तो करना पड़ता है, चैलेंज तो रहता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट एक्साइज था। हाँ। और इसलिए एक्साइज था कि मैं एक्साइज में कमिश्नर रहा, सेक्रेटरी भी रहा। वहाँ पे मुझको बड़ी दुविधा की स्थिति थी। एक्साइज डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट के रूप में शुद्ध और उच्च गुणवत्ता युक्त लिकर की उपलब्धता जी, ये एक्साइज डिपार्टमेंट का सूत्रवाक्य है। तो क्या इस सूत्रवाक्य के तहत शासन ऐसा काम कर सकती है कि अधिक से अधिक लोगों को शराब पिलाए? नहीं कर सकती। हाँ, वो भी नहीं करना है। ये तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट है जी, वेलफेयर संगठन है, वेलफेयर स्टेट है। तो वहाँ पे मैंने भारत माता वाहिनी का गठन किया और यहाँ तक तो शासन का जो मैंडेट था वो ठीक था कि उच्च
शुद्ध गुणवत्ता के शराब की उपलब्धता की जाए, ताकि जो जहरीले शराब, नकली शराब बनते हैं, उससे जो डेथ होती है उसको रोका जा सके। और वो 5 साल तक मैं इसमें सफल रहा, एक भी जिले से इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई जी। लेकिन साथ में मैंने एक मेरा कमिटमेंट था, मैं सोचता था कि नशा ही नाश की जड़ है। आप महसूस करते हैं? ये मैं महसूस करता हूँ, मानते भी अभी हैं? भी करता हूँ, तब भी करता था। अब तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन मैं जब एक्साइज कमिश्नर था तब भी करता था। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, अमर अग्रवाल जी मेरे मंत्री थे, और हम लोगों ने एक भारत माता वाहिनी का गठन किया था गांव-गांव में। और पायलट बेसिस पे 233 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया। और भारत माता वाहिनी के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि कोई परिवार में कोई व्यक्ति शराब के व्यसन से ग्रस्त होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार की महिलाएं होती हैं। महिलाएं, माँ बेटी, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, पत्नी हो। जी, पत्नी। तो इसीलिए महिलाओं को सामने लाया और भारत माता वाहिनी का गठन किया, उसका प्रचार प्रसार किया। और आपको बताना चाहूंगा, मैं 50 महिलाएं एक दिन मेरे ऑफिस में आई और सब के सब सफेद साड़ी में थी, सभी विधवाएं थी और सभी के पति इस शराब से ही मरे हुए थे। अभी भी मर रहे सर लोग? अभी भी मर रहे हैं, अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। ज्यादा बढ़ गया। तो एक दोनों प्रकार की भावनाओं, विचारधाराओं के बीच में मैंने रास्ता निकाला। एक पैराडॉक्स था कहना चाहिए। और उस समय के जो सीएस थे उन्होंने भी इस बात को मेरे सीआर में भी उल्लेख किया हुआ है। मुश्किल वाला डिपार्टमेंट, तो मुश्किल वाला विभाग मुझको, लेकिन दोनों बीच में मैंने संतुलन बना के रखा जी। सफलताएं मिली और लगभग 400 दुकान मैंने वहां पे बंद भी किया। इसका भी मुझको बहुत बड़ा संतोष है। मैंने 400 दुकान देसी और विदेशी शराब की पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद की थी। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि रात को 10 बजे जो टाइम होता था उसमें सारी दुकान शहर के बंद करवा देता था मैं, अब बंद होता था। उसकी कड़ाई से पालन अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो इसलिए हम करा पाए कि जिनका दुकान 10 बज के 5 मिनट में खुला होता था तो उसका हम जो है निलंबित कर देते उनका लाइसेंस 10 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए। ऐसे बहुत से केस हुए। डिपार्टमेंट सर आपके लिए टफ इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे विवादित और बदनाम विवादित और बदनाम विभाग था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरे उस समय के जो एक्साइज कांस्टेबल थे, एक्साइज सब इंस्पेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर थे, वो सभी आज भी याद करते हैं कि साहब इस वर्दी की जितना आपने इज्जत बढ़ाई थी उतना इज्जत कभी पहले नहीं मिला। और अब तो अभी जो घटना हुई है, जेल में बहुत जो 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3300 उसके बाद तो एक्साइज डिपार्टमेंट की इज्जत भी बिक गई है, ऐसा मुझको लगता है। बहुत सारे अधिकारी, मुझे लगता है कि ये पहला डिपार्टमेंट होगा जितने सारे अधिकारियों के खिलाफ में पहली बार ऐसा मैंने खुलेआम जो है सुगठित गिरोह के रूप में विभाग ने काम किया, बेईमानी की, माने जिसमें पहले फर्जी जाली होलोग्राम के नाम पर हम जो है बड़े बड़े ठेकेदारों को 3-3 माह तक उनका लाइसेंस निलंबित करते थे। तो शासन ने खुद ही फर्जी होलोग्राम तैयार किया और उसके आधार पर जो है जो पैसा लेते थे वो कांग्रेस के संगठन में गया। इससे बढ़कर के राजनीतिक पतन क्या हो सकता है? आप तो बहुत करीब से जानते हैं, तो इस चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माने घोटाला इन लोग कैसे किए, ना भूतो ना भविष्यति। माने इस प्रकार से बेईमानी है, भ्रष्टाचार अलग बात है, यहाँ तो शासन ही खुद बेईमानी में लिप्त हुई थी। ऐसा तो मैं नहीं सोचता किसी भी विभाग में, चाहे वर्ष डिपार्टमेंट की बात करें या किसी भी विभाग की बात करें, ऐसा बेईमानी तो मेरे जीवन में 36 साल की ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में कभी नहीं हुआ, जहां की मुख्यमंत्री से लेकर के और अधिकारी तक लगे हुए थे और लिप्त थे। सबके हाथ गंदे हैं इस आरोप में, सबके हाथ गंदे हुए वाकई में। आज भी जो है इतने बड़े बड़े आईएएस अफसर और इतने आईआरएस के अफसर जो हैं आज भी जेल में बंद है, 2-2 साल से, जिनको जमानत नहीं मिला। तो ऐसा थोड़ी इसको आप ये बोल सकते हैं कि खाली ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया गया है। मामला में दम है, तभी तो हाई कोर्ट से उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाया है। आप इतने साल कमिश्नर रहे उस डिपार्टमेंट के जी, कोई दाग नहीं, कोई आरोप नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है, मैं यही कहता हूँ बस। ग्रेट सर, बहुत बड़ी बात है। सबसे संतोषजनक पोस्टिंग कौन सी रही होगी आपकी? मतलब सबसे संतोषजनक पोस्टिंग मुझको, मैं जैसे वनडे क्रिकेट होता है ना, तो मैंने 6 माह मेरी पोस्टिंग हुई नगर निगम प्रशासक रायपुर। उस पोस्टिंग में मुझको सबसे ज्यादा मजा आया
6 महीने में? सिर्फ 6 माह रहा मैं रायपुर नगर निगम का अंतिम प्रशासक था। उसके बाद फिर महापौर कमिश्नर आ गए और बलबीर जुनेजा महापौर बने थे उस समय। और उस समय नगर निगम रायपुर में कोई आने के लिए तैयार नहीं था। केडर पोस्ट था यहाँ पे, लेकिन मैं उस समय एडिशनल कलेक्टर था, आईएएस नहीं हुआ था जी। एक आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई थी, उन्होंने जी जान लगा दी कि यहाँ उसको ना आना पड़े, क्योंकि नगर निगम रायपुर में माननीय तरुण चटर्जी थे, उससे लोग बहुत घबराते थे, वो विधायक थे उस समय जी। और नगर निगम रायपुर पूरी तरह से डिफंक्ट था। यहाँ पे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी लाले पड़ते थे और ऐसी स्थिति में कर्मचारी यूनियन जो है वो ही बहुत पावरफुल हावी थे और ऐसा बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे कि उन्होंने कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था उस समय प्रशासक से। तो इसके कारण कोई अधिकारी यहाँ नगर निगम में आना नहीं चाहता था प्रशासक बन के, और बहुत दिन से पद रिक्त था। मुझे शासन ने पूछा, दिग्विजय सिंह ने मुझसे पूछा था, तो मैंने अपनी सहमति दी थी उहापोह के बीच में, और वो सहमति मेरी उसी प्रकार की थी जैसे मैंने स्थायी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट स्वीकार नहीं किया था, फिर से तैयारी किया था, उसी प्रकार से मैंने इस पद में आने की सहमति दी थी, क्योंकि अच्छा खासा एडिशनल कलेक्टर दुर्ग में था जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये कांटों का ताज पहनने का मैंने स्वयं निर्णय लिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मैंने काम किया, तो 6 माह तक जिस दिन से मैंने कार्यभार ग्रहण किया उस दिन से बुलडोजर की चाबी ड्राइवर को सौंप दी, और जिस दिन तक मैं चुनाव में नगर निगम के महापौर को गद्दी सौंपा तब तक मेरा एनक्रोचमेंट अभियान चलता रहा। और उसी समय मेरे मौधापारा की घटना जिसमें एक नगर निगम आयुक्त को सिर पे चोट लगी थी, जेके जैन थे, वो मेरे चार्ज देने के बाद हुआ। तो आपका इसलिए 6 महीने का कार्यकाल, मैं 6 माह तक मैंने, क्योंकि पूरा बिना कोई भेदभाव के 1000 से अधिक एनक्रोचमेंट हमने यहाँ पर हटाए थे, जिस मंदिर और मस्जिद भी हटाया था, मौधापारा का कब्जा भी हटाया था, श्याम नगर का हटाया था, लाखे नगर के मंदिर भी हटाए थे। काफी प्रेशर भी रहा होगा सर? काफी प्रेशर भी रहा होगा? काफी प्रेशर रहा, लेकिन घर तोड़ना मतलब उसका पब्लिक का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। लोग चाहते थे कि चौड़ी हो सड़कें। किसी राजनीतिक नेता ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चटर्जी जी कैसे? तरुण चटर्जी जी कुछ नहीं कर पाए थे उस समय। अच्छा, आप उनको मैनेज कर लिए होगे? मैंने कुछ नहीं किया। भाई शांत रहना, भाई काम करने दो। उनका जो है शायद अब कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। मैनेज तो मैं किसी अधिकारी को, किसी नेता को नहीं किया हूँ आज तक। बिना मैनेज के ही मैंने यानी कि बातचीत में कि भाई ठीक है यार मैं काम करने दो। नहीं, वो प्रेशर डालने की कोशिश की, उनका प्रेशर जो है काम नहीं कर पाया जी, प्रेशर काम नहीं कर पाया, यही कहूँगा। और मैं अच्छे से काम कर, उस समय विशी शुक्ला यहाँ मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी मुझको सपोर्ट किया था। जब उनको ये पता चला कि पब्लिक ओपिनियन मेरे साथ में है, तो उन्होंने भी मुझको सपोर्ट किया। ग्रेट सर। एक सर ट्रेनिंग को लेकर सवाल है कि आईएएस ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं सिखाई जाती है जो सिखानी चाहिए? एक सवाल जो आप आईएएस की ट्रेनिंग में लोगों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं सोचता कि बताया जाता है। अभी भी कहीं न कहीं एक नौकरशाह का जो वो होता है, लबो-लुआब होता है, जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अहंकार वाला रहता है जी। और यहाँ की देश की जो जनता है और जो गरीबी का स्तर है या लोगों की जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे वो कहीं कहीं कनेक्ट नहीं हो पाता जी। और नए बच्चे आ रहे हैं, उसको लगता है कि उनको अधिक सबमिसिव होकर के काम करना चाहिए। आप किसी के साथ, यदि आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार रहें, तो आपके वर्क में और आप जो काम करते हैं उसमें आपकी निष्ठा सनिष्ठा जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होता भी है। आपको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप किसी से दुर्व्यवहार करें जी। जनप्रतिनिधि भी आपको अप्रोच करते हैं, तो जनप्रतिनिधि भी, हर जनप्रतिनिधि गलत नहीं होता है जी। उनके ऊपर भी उनके पास लोग काम के लिए आते हैं, तो आप जो काम नहीं कर सकते तो उनको आप बता दीजिए कि अमुक अमुक कारण से ऐसा ऐसा नियम है, इसलिए वो काम आप नहीं कर पाएंगे। कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है तो ऐसा आवश्यक नहीं कि उसके साथ झगड़ा ही करें आप। वाकई में तो इस प्रकार का ट्रेंड दिखता है जिसमें लोग अपना पर्सनल इमेज चमकाने के नाम से कभी कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। ऐसा आईएएस अफसर को नहीं होना चाहिए।
तो आजकल तो सर सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स बनते हैं, कुर्सी में बैठते हुए रील, गाड़ी से उतरते हुए रील्स, चढ़ते ये हुए बहुत रील्स। गलत है। ये IAS बहुत IPS गलत दोनों है। सब लोग करते हैं। सभी करते हैं और उसका परिणाम ऐसे रील्स जो बनते हैं उसका परिणाम भी क्या होता है आप देख चुके हैं जी कुछ बहुत ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं जिन्होंने बहुत रील बनाई जी, और वो उसमें से बहुत लोग अभी भी बिहाइंड द बार हैं। वाकई में तो आप expose हो जाते हैं। यदि सन्निष्ठ हैं, आपकी इंटीग्रिटी ठीक है जी। तो आपको रील बनाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक से, जनता से आपका अनुमोदन ऐसी भी आपकी छवि को मिलता है। रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए। रियल होना ये तो क्षणिक होता है। जी। अगर आप IAS नहीं होते तो क्या होते? आईएएस में यदि नहीं होता तो जहां भी रहता तो कर्मठ व्यक्ति तो रहता ही मैं। जी आज मेरी उम्र यदि 69-70 साल की है और आज भी मैं यदि 7-8 घंटा काम करता हूँ जी। और बिना काम किए मुझको नींद नहीं आती है तो किसी न किसी फील्ड में रहता। आईएएस हो गया अलग बात है, कहीं कहीं रहता, आईएएस नहीं रहता तो सर रिटायरमेंट के बाद लोग बढ़िया अलग ही जीवन जीते हैं। आप वही उसी कुर्सी में वापस आ गए जिस कुर्सी छोड़ के गए थे। हाँ, मैं आप बहुत दिन तक आप यदि सक्रिय व्यक्ति रहते हैं, अच्छा काम किए जीवन भर, कर्मठ रहे हैं तो आप कब तक आराम करेंगे? कितने दिन तक आप जो है 4-6 पेपर पढ़ के समय निकालेंगे अपना? जी जी। तो आपको काम तो करना ही होता है और बिना कर्म किए हुए कोई जीवन पूर्ण नहीं होता। जी। और आज भी मैं आता हूँ ऑफिस में, इस ऑफिस में मुझको लोग बोलते हैं कि यार संडे का दिन है, इतने दिन तक आप संडे के दिन सर ने मुझे वक्त दिया कि आज यशवंत आ जाओ आधे घंटे। साहब आपको आने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है लोगों का जो कहना है। लेकिन मैं जब तक 4-6 घंटा 7-8 घंटा काम नहीं करता हूँ तब तक मुझे खुद को संतोष नहीं होता है। वाकई में एक निजी आदत जो आप बदलना चाहते हैं, लगता है कि बदल देना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आदत में होगी जो बदलना चाहिए? नहीं, अब मैं हर व्यक्ति अपने आप का विभिन्न अच्छे बुरे आदतों का एक पैकेज होता है। मैं भी एक पैकेज हूँ जी। तो यदि मुझे हो सकता है, मैं ये भी नहीं क्लेम करूंगा कि मैं हर प्रकार से निर्दोष हूँ जी। हो सकता है कुछ होगा, गलतियां भी मैं करता हूँगा, कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन इन गलतियों के साथ और इन अच्छाइयों के साथ भी यदि कोई आदमी मुझको स्वीकार करता है तो ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। अब इस उम्र में क्या बदलेंगे? नहीं सर, ठीक है। सिविल सर्विस के बारे में आखिरी एक शब्द। सिविल सर्विस एक ऐसा सर्विस है, मैं नहीं सोचता कि इससे ज्यादा कहीं पर आपको काम करने का मौका मिलता है। इससे ज्यादा कहीं आपको सेवा का मौका मिलता है। और तीसरी बात, जैसा आप चाहें वैसा काम कर सकते हैं। अघोषित रूप से आप राजा हैं, मैं ये बोलूंगा। आप अघोषित रूप से राजा हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आप अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करिए जी। आप यदि किसी का हित करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट की शासकीय नीतियों और योजनाओं के साथ में, तो इससे बढ़ के कोई मंच नहीं हो सकता। आप अपने आप को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस इस सर्विस के माध्यम से कर सकते हैं। इससे ज्यादा कहीं स्कोप नहीं है। लोग यदि कहते हैं कि ऐसा है वैसा है तो मैं यही बोलूंगा कि नाचन आवे आंगन टेढ़ा। आप यदि काम करना चाहते हैं तो आज भी आईएएस ऐसी सर्विस है कि व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा यदि एक्सप्रेस कर सकता है मौलिकता के साथ जी। बस आवश्यकता है कि आप इंटीग्रिटी आप में रहे, आपकी नीयत खराब ना हो। आपकी यदि नीयत सही है तो इस सर्विस से, ये ऐसा सर्विस है जिसमें आप, कोई सर्विस ऐसा नहीं जिसमें इतना अधिक लोगों का आप भला कर सकते हैं। वाकई में। और हर आप वो सरकारी काम करते हैं उसी में कितने लोग भला करते हैं। वाकई में दिन भर भला ही करना है। तो लोगों का आंसू पोंछना जी, उनके लिए भला करना, उनके लिए आपके कामों के कारण, आपके कंट्रीब्यूशन कारण किसी चेहरे में मुस्कान आ रही है। आप आज एक्साइज में हैं, कल महिला बाल विकास में हैं, परसों इरिगेशन में हैं। इरिगेशन में ये भी आज मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट समय में 1 साल इरिगेशन में रहा और मैंने 0.67% जो एवरेज इंक्रीज होता था पोटेंशियल में, मेरे पीरियड में 2% इंक्रीज हुआ। तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। पता नहीं कितने सूखे खेत थे जिनको मेरे कारण पानी मिला, तो उनका आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा ना। तो ये इस चीज पे मैं विश्वास करता हूँ। यदि किसी का आप आंसू पोंछते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी चेहरे में मुस्कान लाते हैं, तो वो जो आशीर्वाद आपको देता है वो आपका जीवन में फलता है, आपके परिवार में बरकत आती है। इस बात को मैं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल बीजेपी नेता गणेश शंकर मिश्रा से। चुनाव लड़ने वाले थे 23 में, आवेदन निवेदन आपने किया था कि पार्टी से ऑफर? तो मैंने नहीं किया था, लेकिन इच्छा जरूर थी मैं चुनाव लड़ूं करके, क्योंकि उस क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, धरसीवां मेरा क्षेत्र है और गांव से हमेशा जुड़ाव रहा। परिवार
का क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव रहा। पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जी। और मैं बेसिकली ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। जी। गांव के लोगों से, वहाँ के प्रमुख लोगों से मेरा जीवंत संपर्क है, गहरा नाता है। तो उस नाते इच्छा थी, दिली इच्छा थी, यदि मैं ये कहूँ कि मैं नहीं चाहता था तो ये पाखंड होगा। जी। अब चाहते मेरी इच्छा थी कि मैं एमएलए बनूं, टिकट मुझको मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। तो ठीक है, जही विधि राखे राम तेही विधि रही। ये लिखा हुआ था नीति आयोग। 28 का क्या सीन रहेगा सर? 28 में फिर से इस बार आवेदन करेंगे? पिछली बार आपने मांगा नहीं था लेकिन इच्छा थी, इस बार करना पड़ेगा ना? नहीं, तब यहाँ कोई ऐसा लिखित आवेदन देने वाली कोई बात नहीं होती। पार्टी को लगता है तो मेरे पालक मोदी जी हैं, मेरे पालक विष्णुदेव साय जी हैं और वो हमारे गार्जियन हैं राजनीति के क्षेत्र में जी। उनका जैसा निर्देश होगा, वो जैसे दिशा निर्देश देंगे वैसा करेंगे। इच्छा भी है, ये परिवार भाजपा एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। इच्छा भी है बिल्कुल। अब जो भी उपयोग करें, अब एमएलए दें या जो भी दें, जो ही पार्टी उपयोग करे जी। लेकिन मैं यदि कहूं कि मैं चुनाव लड़ने की मुझ में इच्छा ही नहीं है जी, तो उचित नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी जी। लेकिन पार्टी जो मेरा उपयोग करेगी वो मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। आईएएस आपकी पार्टी में सक्सेस है वैसे बीजेपी में, चाहे वो ओपी चौधरी सर हो, चाहे नीलकंठ टेकाम जी हो, चाहे आप भी हो। अगर आप चुनाव लड़ते तो शायद रिजल्ट अच्छा ही आता, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ बैठे हैं। मुझे एक हो सकता था उसमें दूसरी भूमिका में रहता, आज मैं इस भूमिका में हूँ तो पार्टी ने सोच समझ कर मुझको यहाँ बैठाया है जी। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनूंगा जी। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे मुख्यमंत्री ही मेरे अध्यक्ष हैं जी। मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम साहब जो मैं चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ या उन्हें मुझे कन्विंस करना होता है और वो काम मैं करवा सकता हूँ जी। तो ये प्रारब्ध में जो होता है वो होता है जी, और हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कल क्या हो मुझको क्या मालूम। जी जी जी। थैंक यू सर वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद। इतना अच्छे से बातचीत इससे पहले कभी किए थे? इतने खुल के? पहली बार ऑन कैमरा पहली बार करा था मैं। यशवंत साहू ये अलग प्रकार के पत्रकार है और मैं तो हमेशा पत्रकार प्रेमी रहे हैं जी सर। जी हाँ रहे हैं, मैं पत्रकार प्रेमी रहे हैं, पूरा सब पत्रकार कमिश्नर ये अपन डायरेक्टेड पब्लिसिटी कमिश्नर रहे हैं। हाँ, जनसंपर्क पीआर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन रहे हैं। तब वो रोज मुझसे 4-6 जन पत्रकार मिलता रहे और हमन नौकरी शुरुआत में जब मैं नगर निगम प्रशासक रहे तेन सब पत्रकार मन तो अब सियान हो गए। अब नवा पत्रकार के जो आए है फसल ओखन से परिचय कम है जी सर। लेकिन पत्रकार ऐसे समुदाय जेखा हमेशा मोला सहयोग मिले है और आशीर्वाद मिले है और मोर जीवन में जो सफलता मोर सर्विस में मिले है 36 साल की नौकरी में, एमा मोर पत्रकार भाई मन के बहुत बड़े योगदान है, एला मैं स्वीकार करत हूँ। और आपके यशवंत साहू जी के मैं बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हाँ, आभारी हूँ। आप मन मोला समय लेकर के और पहली बार मैं कहा था अतका खुल के बोले हाँ। वाह सर, मजा आनंद आ गए। कुछ गड़बड़ सड़बड़ मत देख रही है ना, सब बढ़िया है। हाँ। लोगन स्वीकार करी, लोगन देखी बहुत प्यार से। चलो गाड़ा गाड़ा धन्यवाद सर। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। और एक चीज भारत माता की जय। जय एक चीज कहा था, जब तक जन हाँ सर से प्रभावित हावे, सर के काम ला देखे वो मन कमेंट जरूर करो कि हाँ हमारे जिला मरीज तब साहब ये करी से ओला जरूर बताओ। जय। मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ और मोर सुख दुख में आपन हमेशा साथ में रही था। आप मन को मोर सब आशीर्वाद मिलते, मोर से कोई गलती हुई तो अपन घर के लिए समझ के माफ कर दे। जय हिंद।